तो स्टार्टिंग में हमें दिखता है एक आदमी जो कि ट्रक पर रेस्टिंग पोजीशन पे खड़ा है और कुछ सोच रहा है। और ड्राइवर कहता है कि तुम्हारे पास बस 5 ही मिनट है यहाँ से निकलने के लिए। उसके बाद वो उस ट्रक को लेके एक चेक पोस्ट पे जाते हैं जहाँ पुलिस तलाशी कर रही है। वो उसे रिश्वत देता है और पुलिस वाला उस ट्रक को आगे जाने देता है। दरअसल इस ट्रक में गर्ल्स की ट्रैफिकिंग हो रही है और ये इन गर्ल्स को लेके बैंकॉक जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़के को पंचिंग बैग मारते हुए दिखाया गया है और फिर एक आदमी अकरत पुलिस वाले को बोलता है कि मुझे इंट्रोड्यूस कराओ इस लड़के से। ये लड़का भी एक पुलिस वाला ही है और इसका नाम है विक्टर। वो कहता है कि मुझे इससे इंट्रोड्यूस कराओ। तो वो बोलता है कि अकरत तुम्हें जानना चाहता है और साथ ही साथ वो तुम्हें जॉब पे भी रखना चाहता है। तो इस पर वेक्टर बोलता है कि मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी पुलिस वाला हूँ और मुझे तुम्हारी किसी भी जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो अकरत वहाँ से जाने लगता है और उसकी जो लड़की रहती है वो अकरत की जेब पे गुड डालती है और बोलती है कि कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़े या तुम्हारा जॉब चेंज करने का जी करे तो मेरे पास आ जाना। फिर वो आदमी ड्राइवर से पूछता है कि हमें कितना टाइम लगता है द पल में जाने के लिए। द पल वो जगह है जहाँ ये इस ट्रक को लेकर जा रहे हैं और वो आदमी कहता है कम से कम 8 घंटे तो कहीं नहीं गए। और फिर रात को अचानक से ही वो ट्रक बीच में ख़राब हो जाता है और वो आदमी लोग परेशान हो जाते हैं। वो ट्रक को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे एक मछली पकाते हुए आदमी को उस ट्रक से आवाज़ आती है और उसके फटके 4 हो जाती है। उसके बाद द पल दिखाया गया है जहाँ पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि ट्रक में हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, यानी कि लड़कियों की तस्करी। और फिर ये केस जाता है मार्था नाम के एक लॉयर को। फिर रूम नंबर 18 दिखाया गया है जहाँ पे उनका एक एजेंट है और एजेंट उस लड़की से मिलने आता है। वो पैसे देके उस लड़की से मिलने आया है। तो लड़की कहती है तुमने कितने टाइम के लिए रुपए दिए? तो उसने बोला 15 मिनट। तो वो बोलती है बस 15 ही मिनट के लिए? मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए तुम सिर्फ 15 मिनट के लिए ही रुपए दिए? उसने बोला मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं एक फैमिली वाला इंसान हूँ और मैं यहाँ पे बस तुमसे मिलने आया हूँ। तो वो उसे रिझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे फेंक देता है और कहता है कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो वो बोलता है शायद से तुम्हें बच्चे पसंद है तो एक काम करो ना, एजेंट से पूछो, उनके पास बच्चे भी हैं। तो वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस तुम्हारी कुछ पिक्स लेनी है। लेकिन वो बोलती है पिक्स लेना मना है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम रुपए ले लो। वो रुपए अपने पास रख लेती है और पिक्स लेने देती है। वो बोलता है हंसो मत, नॉर्मल रहो। और वो बोलती है अब तुम क्या करोगे? वो बोलता है मुझे और रुपए भी मैंने दे रखे हैं, अब मुझे उन लड़कियों से भी मिलने जाना है और मैं ऐसे ही और लड़कियों के बारे में भी जानना चाहता हूँ। वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलती है रूम नंबर का नाम 18 है। वो बोलता है नहीं, तुम्हारा नाम? तो वो बोलती है मेरा नाम 18 ही है। वो बोलता है तुम्हारी एज कितनी है? तो वो उसे झूठी झूठी एज बता देती है। वो बोलती है मैं 15 साल की हूँ और फिर उसके बाद वो अपने रुपए छुपा के रख देती है। मार्था जो लॉयर थी वो उस लड़की से मिलती है जो कि उस ट्रक से बच के बाहर निकल गई है। और वहीं दूसरी तरफ रूम नंबर 18 में वो दोबारा जाता है एजेंट और वो उसे रिझाने की कोशिश करता है लेकिन वो बोलता है मुझे उसके साथ कुछ करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक किताब लिख रहा हूँ जिसमें मुझे इन लड़कियों के बारे में जानना है। तो वो बोलती है तुम इतने सारे रुपये मुझे सिर्फ बातें करने के लिए दे रहे हो? बोलता है हाँ। तो वो बोलता है आज मैं आधा घंटा लेकर आया हूँ लेकिन तुम मेरे साथ बातें करो और बताओ तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन वो नहीं बताती और बाहर मामा नाम की एक औरत उनकी बातें सुन रही होती है। वो उस लड़की को बाहर बुला के हड़का देती है और कहती है तुम अपना ये बेहुदा खेल खेलना बंद करो और उस लड़के को सेटिस्फाई करो जो तुम्हारा काम है। उसके जाने के बाद जेसन उसे समझाता है। जेसन जो एजेंट है वो उस मामा नाम की औरत को कहता है कि नहीं, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मैं तो बस इससे थोड़ी बहुत बातें कर रहा था। वो लड़की दुखी हो जाती है और जेसन भी वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि मार्था जो लॉयर है वो मे नाम की उस लड़की से बातें कर रही है और एजेंट जो है वो वहाँ पे बार पे बैठे एक आदमी को कह रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है मैंने ये सामने वाली लड़की को कली से फूल बना दिया है घपाघप करके। और साथ ही साथ वो उसे बताता है कि क्या हुआ, तुम्हें ये बार पसंद नहीं आया? उन्होंने बोला नहीं मुझे पसंद है लेकिन मैं चाहता हूँ कि और बार भी हैं यहाँ ऐसे जहाँ लड़कियाँ रहती हैं। तभी वहाँ पे मामा आ जाती है और वो वहाँ सबको हटा देती है। दरअसल वहाँ पे हुआ ये था, वो उससे पूछता है कि क्या कोई और एजेंट भी है? तो वो उसे बताती है कि हाँ, जो कि लड़कियों की सप्लाई करता है पूरे बैंकॉक में। उसके बाद नेक्स्ट डे रूम नंबर 18 वाली लड़की को एक एजेंट मिलता है, यानी कि एक आदमी जो उसे लेना चाहता है और उसके बाद वो उसके साथ चले जाती है। वो पूछता है उसका नाम क्या है? तो वो बोलते हो उसे किसी भी नाम से पुकार सकता है। जेसन अपनी वाइफ से बात कर रहा है और वो बोल रहा है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो वहाँ पे बिना कपड़े वाली लड़कियों को देख रहा है जो कि उसकी बेटी की उम्र की है। तो वो उसे बोलते हैं कि तुम वापस आ जाओ लेकिन वो बोलता है नहीं, ये मेरा काम है और मैं उन लड़कियों की मदद करना चाहता हूँ, मैं वापस नहीं आ सकता। फिर वो मार्था से बात करता है लेकिन मार्था कहता है हमें छोटे मोटे चूजों को नहीं पकड़ना, हमें इनके मेन लीडर को पकड़ना है जो इनकी ट्रैफिकिंग कर रहा है।
और फिर मार्था सोचती है लगता है मुझे मे से बात करनी ही पड़ेगी। और जेसन भी तैयार है पूरा। जेसन कहता है मैं उस लड़की से बात करूंगा, शायद से वो हमारी गवाह बन सकती है और हमें सबूतों के तौर पे उसकी काफ़ी मदद मिलेगी। मार्था मे से बात करने चले जाती है और मे उसे बताती है कि वो उन्हें बंद रखते थे और वो कुछ लड़कियों को लेकर चले गए और उन्हें वहीं मरता हुआ छोड़ के चले गए। फिर नेक्स्ट डे जेसन रूम नंबर 18 में जाता है और बोलता है कि तुम्हें इतना किसने मारा। तो वो बोलते हैं कल वाला जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा रफ था और इस चक्कर से मुझे मतलब ठीक ही हुआ क्योंकि मामा ने उसे एक दिन की छुट्टी दे दी है और बाकी सारी लड़कियां दिन भर काम पे लगी रहेंगी। तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो। तो उसने बताया है कि वो कंबोडिया से है। यहाँ आने से पहले उसकी बहुत सारे देशों में तस्करी हुई है। जब वो बोर हो जाते हैं तो वो उन्हें दूसरे देश में भेज देते हैं और वो उन्हें जंगलों से, नदियों से, बोट से, कारों से मुंह पे बंद करके और हाथ पैर बांध के उनकी तस्करी करते हैं जिससे कि किसी को भी पता ना चले, या फिर वो उन्हें अपनी बेटी बनाते हुए आगे लेके जाते हैं। जेसन फिर उससे पूछता है कि वो आखिर आई किस में है। तो फिर वो बोलती है एक पानी के ट्रक में, और वो पानी का ट्रक का जिक्र नहीं कर सकती क्योंकि उसका दलाल उसे मार सकता है और जिसने भी ये पानी के ट्रक का जिक्र करा है उसे मार देता है। तो जेसन उसे बोलता है नहीं, वो उसके साथ सुरक्षित। तो वो बोली आखिर तुम किस तरह की किताब लिख रहे हो। तो वो उसे बोलता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। एक्चुअल में उसे लीड मिली है और वो उसके एजेंट को पकड़वा देगा, लेकिन उसे गवाह की जरूरत है जो कि तुम बन सकती है। तो वो बोलते हैं नहीं, ये बहुत रिस्की है और मैं तुम पे विश्वास कैसे करूँ। वो बोलता है कि मैं कल तुम्हें लेने आऊँगा और वीकेंड पे तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा पूरे वीकेंड के लिए। और फिर वो उसे बोलता है कि तुम मुझे उस पानी के ट्रक के बारे में बताओ। तो वो बताती है कि उस पानी के ट्रक में वो उनकी सप्लाई करते थे और अगर कोई ज़्यादा ड्रामे करता था तो उन्हें फिर उसी पानी के ट्रक में छोड़ के मार दिया जाता था और मोस्टली ऐसा ही होता है, ये उनकी आज़ादी छीन ली जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो अकरत से मिलता है और उसके बारे में पूछता है 18 नंबर के बारे में और वो उसे खरीदना चाहता है। मामा नेक्स्ट डे उससे मिलती है और वो उसके छुपाए हुए पैसों को पकड़ लेती है और उन्हें अपने पास रख लेती है और उससे वो पैसे छीन लेती है। नेक्स्ट डे जब जेसन मामा के पास जाता है उसे लेने, तो वो बोलती है वो मर गई है और साथ ही साथ वो उसे कुछ पैसे देने का भी ऑफर करती है, लेकिन जेसन उसकी बात नहीं मानता। वो गुस्से में आ जाता है उसका गला दबा के और वो वहाँ से भागता है उसे बचाने के लिए। वो उसे लगता है कि वो अभी भी जीवित है, वो मार्था के पास जाना चाहता है। मार्था अपने सोर्स से पता चल जाता है और वो कहती है वो जीवित है क्योंकि विक्टर नाम के पुलिस वाले ने उसे ढूंढ निकाला है और वो इस चीज़ से सेटिस्फाई भी हो जाता है और वो उसे बचाना चाहती है, लेकिन वहाँ पे अकृत आ जाता है और मार्था को गोली के नोक पे कहता है कि तू साइड से हट जा वरना मैं तेरी खोपड़ी खोल लूँगा। और इसके बाद वो विक्टर को भी मार देता है, उस सच्चे पुलिस वाले को, और वो अकृत को लेकर चले जाता, अकृत उसे लेके वहाँ से चले जाता है और जेसन उसे नहीं रोक पाता। वो उसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी में लगा के मार देगा। और फिर लास्ट में वो मे से मिलता है और मे को पता चलता है कि उसने उसकी फ्रेंड की मदद करी है और वो उसकी मदद करना चाहता है। तो जेसन उसे बताता है कि वो पूरी तरीके से मदद नहीं कर पाया। वो उसे अपनी पेंटिंग दिखाती है और कहती है कि क्या वो उसकी फ्रेंड को पसंद आएगी। वो कहता है ये बहुत खूबसूरत है, उसे ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि मे को नहीं पता कि वो मर चुकी है। और जेसन को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सदमा लगा हुआ है कि वो उसे बचा नहीं पाया, लेकिन वो उससे पूछती है क्या तुम मुझे बता पाओगे कि उस लड़की का नाम क्या था, क्योंकि वो उसका नाम नहीं जानता। और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मूवी का नाम है शी हैज़ अ नेम। ये वाला इशू मेरे दिल के बहुत करीब है। आफ्टर रेप, यानी कि आप किसी की फ्रीडम छीन रहे हो अपने पैसे कमाने के चक्कर में। आप पूरे देश विदेश की लड़कियों को नौकरी का लालच दे के बुलाते हो और उसके बाद उनसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाते हो, यानी कि प्रोस्टिट्यूट करवाते हो। और डेटा के अकॉर्डिंगली सिर्फ 1% लड़कियाँ ही कभी बच पाती है, यानी कि पूरी ज़िंदगी आप किसी के गुलाम हो और आपसे ऐसा ऐसा काम करवाया जा रहा है जो कि आपकी इच्छाओं के विरुद्ध है। आपका पूरी आज़ादी, आप एक बंद चिड़िया की तरह हो चुके हो। ये बहुत ही गहरा टॉपिक है जो हमारे समाज को गंदा कर रहा है और हमें ये पुलिस यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को इसके तरफ बहुत ही सख्त रवैया अपनाना चाहिए और इसके लिए तो बिल्कुल ही नंबर 1 इशू है।